पूरी दुनिया में सबसे बदनाम कार्टल्स किसी देश से निकले तो वो है मेक्सिको। दूसरी बात, मेरी ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मैच्योर ऑडियंस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको इतनी भयंकर ग्राफिक डिटेल्स आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि हो सकता है मैच्योर ऑडियंस की कैटेगरी में आने वाले लोग भी इस वीडियो को यहीं पर बीच में छोड़कर चले जाएं। बट अगर आप सच में मैच्योर ऑडियंस की कैटेगरी में आते हैं तो आप उस चीज का प्रूफ मुझे दे सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे लाइक बटन को बहुत ही मैच्योरिटी से दबाकर। सो आप अपनी मैच्योरिटी दिखाइए, उसको दबाकर सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें लेट्स डाइव इन। 26 जुलाई 2018 की सुबह सुबह मैक्सिको के सुहायो शहर में रहने वाला फेडरिको अवालो सेंचेज नाम का ये बंदा अपने ठिकाने से बहुत बड़े बड़े बैग्स को अपनी गाड़ी में डालकर निकला। बट जैसे ही उसने अपने शहर की बॉर्डर लाइन को क्रॉस किया, उसकी गाड़ी के सामने 3-4 गाड़ियां बहुत स्पीड से आगे की तरफ निकली और आगे जाकर उन्होंने ब्रेक लगाई, जिससे पीछे फेडरिको की गाड़ी भी मजबूरन उसको रोकनी पड़ी। उन 3-4 गाड़ियों में भरे हुए बंदे अपनी गाड़ियों से बाहर निकले, उनके हाथों में हथियार थे और वो सीधा फेडरिको की गाड़ी की तरफ आए। असल में फेडरिको जिस टाइम पर अपने घर से बाहर निकला था उसी टाइम पर उसकी मुखबरी लग चुकी थी और अब मौका देखकर इन लोगों ने उसकी गाड़ी को रुकवाया और अब उसकी गाड़ी के ऊपर टूट पड़े। उसकी गाड़ी का ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलकर उसको पकड़कर बाहर निकाला और बाहर निकालकर सीधा पीटने लगे और पीटते पीटते अपनी जो 3-4 गाड़ियां थी उनमें से एक गाड़ी के अंदर बैठाकर उसको वहां से सीधा दूर ले गए। असल में फेडरिको अवालो सेंचेज कोई आम बंदा नहीं है, असल में वहां का एक बहुत ही जाना माना कार्टेल गैंग जिसे आज हम CJNG के नाम से जानते हैं, ये उसी का एक बहुत ही खास मेंबर और ये अपने साथ कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स को अपनी गाड़ी में भरकर स्मगलिंग के लिए दूसरे स्टेट में लेकर जा रहा था। बट इससे पहले कि ये वहां पर पहुंच पाता, इसको बीच में ही रोक लिया गया। अब जिन्होंने रोका था ये कोई पुलिस वाले नहीं, ये कोई अथॉरिटीज नहीं, बल्कि राइवलरी गैंग थी। फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दूं, मैक्सिको के अंदर बहुत सारे, मैं लिटरली कहूं बहुत सारे गैंग्स काम करते हैं, कार्टल्स काम करते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ काम ही ये है, ना सिर्फ मैक्सिको के अंदर बल्कि आसपास के और भी देशों में या फिर पूरी दुनिया के अंदर ड्रग्स की सप्लाई करना। और ये वहां पर काम इतने बड़े लेवल पर होता है कि वहां की सरकार खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब आप समझ गए होंगे कि वहां की सरकार भी इन कार्टल्स को खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मोटी फंडिंग सरकार के पास पहुंचती है। एक से एक निहायती करप्ट ऑफिसर आपको मैक्सिको के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर मैक्सिको की बदनामी सिर्फ इसी बात पर होती है कि सरकार वहां पर इंटरनली अपने गैंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही, उनके ऊपर कोई भी पाबंदियां नहीं लगा पा रही, उनको पकड़ नहीं पा रही। पकड़ेगी कैसे? मोटा पैसा पहुंचता है। खैर, अब इन गैंग्स की ही बात करें तो यहां पर बहुत सारे ऐसे गैंग जिनके अंदर सबसे पुराने गैंग्स में से एक CJNG और ये वहां का बहुत ही बड़ा गैंग भी माना जाता है। और इसके अंदर काम करने वाले लोगों का सिर्फ मेन काम यही कि ड्रग्स की सप्लाई करो, हथियारों की सप्लाई करो, फेक करेंसीज की सप्लाई करो, जितना हो सके माल बेचो किसी भी तरीके से। और ये काम करने के लिए उनको बहुत सारे लोग चाहिए। अब अलग अलग टाइप के लोग जो वहां पर बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहां कोई खास नौकरियां वगैरह नहीं है, कोई काम धंधे नहीं है। काम धंधों के लिए यूथ मेनली इन्हीं गैंग्स के अंदर जाकर ज्वाइन होता है और अब उनके सामने चॉइस होती है कि वो आखिर किस गैंग के अंदर जाकर जुड़े। अब जैसे कि ये फेडरिको अवालो सेंचेज ये CJNG नाम के गैंग से वहां जुड़ा हुआ था, तो ऑब्वियसली ये CJNG गैंग को छोड़कर बाकी सभी गैंग्स का दुश्मन था। और वहां उस टाइम पर एक नया गैंग जो उभर कर सामने आया था, जो कि था लॉस वाइग्रोस। और ये गैंग लिटरली उस टाइम पर इतना ज्यादा बदनाम हो चुका था कि कोई भी लॉस वाइग्रोस का राइवलरी गैंग इसके सामने भिड़ना नहीं चाह रहा था। बट 26 जुलाई 2018 के दिन जैसे ही फेडरिको अपनी गाड़ी के अंदर बैठा, इसके आसपास बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि लॉस वाइग्रोस गैंग से जुड़े हुए थे। और इन लोगों ने फेडरिको को देख लिया कि ये अपने साथ बहुत सारा माल लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर इसको सप्लाई करने के लिए निकल चुका है। इन लोगों ने मुखबरी अपनी आगे पहुंचा दी कि हाँ, अब हमें इसका पीछा करना है और जहां पर भी मौका मिलेगा हम इसको पकड़ लेंगे और देखेंगे कि आगे इसके साथ क्या करना है। तो जैसे ही फेडरिको अपनी गाड़ी लेकर आगे निकला, लॉस वाइग्रोस कार्टेल वाले लोगों ने अपनी गाड़ियां इसके आगे लगाई और इसकी गाड़ी को रुकवाकर सभी लोग गाड़ी से बाहर निकले, इसको पकड़कर अपनी गाड़ी में डाला और इसको वहां से सीधा जंगलों में बने हुए अपने ठिकानों पर ले गए। असल में मैक्सिको के अंदर जितने भी कार्टेल्स काम करते हैं, इनका ठिकाना कोई लोकल शहर के अंदर नहीं होता, कोई लावारिस बिल्डिंग नहीं होती। ये प्रॉपरली वहां के जंगलों में रहते हैं, क्योंकि जंगल में रहने के बहुत सारे फायदे इनको मिलते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर कोई छापा वगैरह पड़े तो इनको ढूंढने में सबसे पहले तो बहुत मुश्किल होगी, अथॉरिटी
अथॉरिटीज को, अगर कोई अथॉरिटी इनका पीछा करे तो भी। दूसरी बात, अगर कोई राइवलरी गैंग इनकी लोकेशन ट्रेस करना चाहे तो इनकी लोकेशन नहीं मिलेगी। जंगल के अंदर तो हर चीज एक जैसी दिखती है, इसीलिए इन लोगों को जंगलों के अंदर ढूंढना लगभग नामुमकिन। सो ये सभी लोग फेडरिको को अपनी गाड़ियों में बैठाकर सीधा अपने उस ठिकाने पर पहुंचे। वहां ले जाकर अपने जो मेन लीडर से उनके सामने फेडरिको को पेश किया और ऑब्वियसली मेन लीडर ने बिना देरी करते हुए सीधा कह दिया होगा कि इसके साथ जो करना हो करो। और इसके बाद से ही इस पूरे कांड का दिल दहला देने वाला सीन शुरू हुआ, जिसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना भी होगा। सो लॉस वाइग्रोस कार्टेल गैंग के मेंबर फेडरिको के पीछे से हाथ को बांधकर उसको पीछे से पकड़कर सीधा आगे की तरफ लेकर गए, जंगलों के अंदर लेकर गए, वहां पर बैठाया और उसके बाद उससे पूछताछ शुरू करी। और धीरे धीरे टाइम बीतता रहा। ये लोग सीधे तौर पर वेट कर रहे थे रात होने का, अंधेरा होने का, क्योंकि ये किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। अब आप कहेंगे कि रिस्क कैसा? असल में लोग फेडरिको के ऊपर अपना टॉर्चर शुरू करने वाले थे, और ना सिर्फ ये टॉर्चर करते बल्कि उसकी वो रिकॉर्डिंग भी करने वाले थे। ऑन कैमरा वो इसको रिकॉर्ड करते ताकि वो इस पूरी वीडियो को पब्लिश करके अपनी दहशत बना सके। ऑब्वियसली कोई भी गैंग मेंबर अपनी वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता है ताकि दूसरे राइवलरी गैंग्स के अंदर और लोकल पब्लिक के अंदर उनकी दहशत बनी रहे, उनका डर बना रहे। अब डर बना रहेगा तो उनके पास काम भी आता रहेगा, पैसा भी आता रहेगा। और बिल्कुल यही काम अब फेडरिको अवालो सैंचेज के साथ भी होने वाला था। जी हाँ, जैसे ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हुआ, उसी टाइम पर 3 लोग, जिसमें से एक के पास कैमरा था और 2 जिनके पास हथियार वगैरह थे, ये तीनों लोग फेडरिको को पकड़कर और ज्यादा घने जंगलों के अंदर लेकर गए और वहां पर नीचे बैठाकर उसके मुंह के ऊपर कैमरा जलाकर, एक फ्लैशलाइट जलाकर उससे अब सवाल जवाब करने लगे, उससे इंटेरोगेशन कर रहे थे। असल में ये इसे कबूल करवाना चाह रहे थे कि ये राइवलरी गैंग के लिए काम करता है और इसकी हमारी दुश्मनी सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हमारे काम के बीच में रोड़ा बन रहा था, और जो भी इनके काम के अंदर रोड़ा बनकर सामने आएगा वो सभी का ऐसा ही हाल करेंगे। खैर, उन्होंने अपना कैमरा ऑन करके इंटेरोगेशन वगैरह शुरू करी। अब ये पूरी इंटेरोगेशन अलग ही लैंग्वेज में थी, जो कि आपकी समझ से बाहर थी, मेरी भी समझ से बाहर थी, इसलिए मैंने इसकी एक इंग्लिश ट्रांसलेशन पूरी की पूरी निकाली, और इसी पूरी इंग्लिश ट्रांसलेशन को मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, सो आप इसको वहां से पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मोटे मोटे शब्दों में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इन लोगों ने पूछना शुरू किया कि हाँ भाई बता तेरा नाम क्या है। तो उस टाइम पर फेडरिको अवालो सैंचेज ने अपना नाम एल सीरी बताया, और उसके बाद से ही इसका नाम ये एल सीरी बहुत ज्यादा फेमस हुआ पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि इसने ऑन रिकॉर्डिंग अपना नाम एल सीरी कबूला था। यार ये जवाब मिलने के बाद सामने वाले लोगों ने एल सीरी से पूछा कि तुम किसके लिए काम करते हो। उसने सच बोला कि मैं CJNG नाम के उस कार्टेल गैंग के लिए काम करता हूं। अब जैसे ही इन लोगों ने CJNG का नाम सुना, इनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। ये उसके ऊपर बहुत सारे सवाल ही सवाल करते रहे, इसको बीच बीच में मारते भी रहे, और ना सिर्फ मारते रहे बल्कि फेडरिको अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे पता था, लिटरली पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि जो उसके साथ अब होने वाला था, ये काम ये फेडरिको खुद और लोगों के साथ पहले कर चुका था। उस इंटेरोगेशन में एल सीरी ने बताया कि वो जिस सुहायो शहर में रहता है उसके मेयर के लिए भी वो काम करता है। मेयर आप समझ कर देखिए, अब सरकारी आदमी, और वो सरकारी आदमी खुद इस CJNG गैंग के अंदर अपना एक मेंबर है। अब आप सोच कर देखिए, शहर का मेयर ही इस तरीके के काम करेगा तो आप किसी और अथॉरिटी से क्या ही उम्मीद लगा कर बैठेंगे। खैर, अब जैसे ही उन्होंने मेयर का नाम सुना, अब ऑब्वियसली सामने वाला गैंग बहुत ज्यादा भड़क गया। उन्होंने और ज्यादा मारना शुरू कर दिया एल सीरी को, और उसके बाद भी वो पूछते रहे कि हाँ भाई बता, तूने ऐसा कितनी बार किया हुआ है जो अब हम तेरे साथ कर रहे हैं। उसने आगे भी रिप्लाई किया कि जो मेरे साथ होने वाला है वो मुझे पहले से ही पता है। इसके बाद लिटरली इसके बाद एल सीरी माफी मांगने लगा इन लोगों से कि नहीं मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर दूंगा, या फिर मैं उन लोगों के लिए काम करना बंद कर दूंगा। जिसके बाद इन लोगों ने एल सीरी के सिर के ऊपर चाकू का बट भी मारा, और उसके बाद दोबारा से इस एल सीरी ने बोलना शुरू किया कि मैं तो और लड़कों को ये समझाता आया हूं कि कभी भी CJNG गैंग के अंदर शामिल मत होना, मैं तो इसके अंदर फंसा हुआ हूं, मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता, बट कोई भी इस गैंग के अंदर शामिल होकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना, क्योंकि ये लोग CJNG वाले लोग, पर्टिकुलरली उसने नाम लिया कि CJNG वाले लोग किसी भी अपने गैंग मेंबर का ध्यान सही से नहीं रखते। अगर वो गैंग मेंबर किसी दूसरे राइवलरी गैंग के आगे फंस गया है तो वो उसकी हेल्प नहीं करेंगे, वो उसको अपनी जिंदगी के ऊपर छोड़ देंगे कि हाँ भाई इसका जो भी हाल करना है करो, हमारे गैंग के ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। अब जैसे ये बातें इन लॉस वाइग्रोस वालों ने सुनी, इनके माइंड में गुस्सा तो वैसे ही था। इन लोगों ने एल सीरी को बहुत ही ज्यादा टाइटली पकड़ा। अब इससे आगे जो डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ज्यादा ग्राफिक होने वाली हैं, सो अगर आप उन चीजों को टॉलरेट नहीं कर सकते तो इसी स्टोरी के अंदर मैं एक और स्टोरी बताने वाला हूं, सो आप वहां पर
जाकर स्किप कर सकते हैं, उस पॉइंट पर जा सकते हैं। खैर इन लॉस वाइग्रोस वाले लोगों में से एक ने उसके दोनों हाथ जो पहले से ही बंधे हुए थे उनको पीछे से पकड़कर इसको नीचे की तरफ लेटाया और दूसरा व्यक्ति उसके पैरों के ऊपर जाकर बैठा ताकि ये अब हिलडुल ना सके। पूरा एलसीडी अब नीचे की तरफ लेट चुका था, उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, अब उसका मुंह ऊपर की तरफ था और वो चिल्ला रहा है कि बार बार मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर दूंगा और ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। बट अब क्योंकि सामने वीडियो चल रही थी, इस काम को पूरा अंजाम देना था ताकि लोगों के बीच में लॉस वाइग्रोस वालों की दहशत बन सके। इस गैंग मेंबर के एक आदमी ने अपने हाथ में चाकू उठाया और वो उसकी लिटरली छाती के ऊपर बैठा और उसने अपने चाकू से एलसीडी के दिल के पास से एक बहुत ही गहरा कट लगाना शुरू किया। अब आप बस फील करके देखिए, उसने कट लगाते लगाते गहराई से वो कट लगाते लगाते नीचे की तरफ लेकर आया, पेट तक पूरी एक सीधी लाइन खींची और उसने नीचे वाले पॉइंट पर दोबारा से कट लगाकर एक दूसरी तरफ लाइन खींची। अब उस लाइन को ऊपर की तरफ लेकर आया। अब आप बस इमेजिन करके देखिए, एक रेक्टेंगल उसने चाकू से, लिटरली चाकू से एलसीडी की छाती के ऊपर बना दिया। वो रेक्टेंगल एलसीडी की आधी छाती के ऊपर, आधा पेट के ऊपर था और उसके बाद लिटरली उसके बाद इन लोगों ने उस कट को, जो कट लगाया था, जो रेक्टेंगल बनाया था एलसीडी की छाती के और उसके पेट के ऊपर, उसके अंदर से अब खून आने लगा और इस कट को और गहरा करने के लिए अब इन लोगों ने अपने हाथ में एक और बहुत ज्यादा धारदार चाकू पकड़ा और दूसरे चाकू से अब उस कट को गहरा करना शुरू किया। लिटरली सोच कर देखिए उस टाइम पर एलसीडी को क्या फील हो रहा होगा। उसके मुंह से चिल्लाने के अलावा कुछ और निकल ही नहीं पा रहा, क्योंकि उस टाइम पर उसको इतना दर्द हो रहा होगा कि वो और कुछ कर भी नहीं सकता। उसके पैर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, हाथ उसके बंधे हुए हैं, दूसरा उसकी छाती के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और वो बहुत जोर जोर से उसकी छाती के ऊपर कट लगा रहा है। खैर आपको लग रहा होगा कि उन लोगों ने इस कट लगाने के बाद एलसीडी को छोड़ दिया होगा। नहीं, यहीं से तो इस व्यक्ति का असल टॉर्चर अब शुरू हुआ था। वो कट जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद से सोच कर देखिए, उस कट को पूरा गहरा करने के बाद अभी भी एलसीडी जिंदा है। इन लोगों ने उस रेक्टेंगल के एक कोने को पकड़कर उसके अंदर अपने पूरा हाथ डाला, उसके शरीर के अंदर पूरा हाथ डाला और जितना भी मांस उसके हाथ में आया उस आदमी ने उस मांस को बाहर खींचना शुरू कर दिया। सोच कर देखिए, अब जस्ट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जस्ट आप उस चीज को इमेजिन करके देखिएगा। उन लोगों ने एलसीडी की छाती के ऊपर बनाए हुए इस रेक्टेंगल के अंदर हाथ डालकर उस मांस को बाहर खींचना शुरू किया और अपना पूरा जोर लगाकर दोनों हाथों से उसकी छाती के ऊपर अपना एक घुटना रख के अपने दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर उस मांस के टुकड़े को बाहर की तरफ खींचने लगे। अब उसकी जो कट लगाया था वहां से उसका मांस उखड़ता गया और जैसे ही वो पूरा का पूरा टुकड़ा उखड़कर एलसीडी के शरीर से बाहर आया, एलसीडी का धड़कता हुआ दिल और एलसीडी का पेट उस वीडियो के अंदर क्लियरली विजिबल था। खैर ये लोग यहाँ पर भी नहीं रुके, इन लोगों ने एलसीडी का गला पकड़कर उसको दोबारा से नीचे की तरफ लगाया और इस मोमेंट तक भी एलसीडी जिंदा था। बट इन लोगों ने सीधा अपने चाकू से उसके दिल के ऊपर वार किया और इस दिल के ऊपर वार होते ही एलसीडी अब मर चुका था। एलसीडी की जान जाते ही इन लोगों ने उसके दिल को पकड़ा और इसके दिल को काट कर बाहर की साइड में रखा और यहीं पर ये वीडियो जस्ट एंड हो जाती है। ये वो बहुत ही भयंकर टॉर्चर था जो एलसीडी ने झेला अपने लास्ट मोमेंट्स के ऊपर, क्योंकि उसको पता था कि आखिर अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसको अपने अंजाम का पता था, क्योंकि वो खुद ये काम और लोगों के साथ करता आया था। उसने भी इसी तरीके से बहुत सारे लोगों की जान ली है। अब जान ली है तो ऑब्वियसली दुश्मनी भी बंधेगी। अब लॉस वाइग्रोस वाले लोगों से इसकी दुश्मनी बन चुकी थी और लॉस वाइग्रोस वाले लोगों ने भी अपना बदला पूरा किया, साथ में वीडियो बनाई और दहशत फैलाई इस वीडियो के थ्रू कि कोई भी हमारे राइवलरी गैंग का मेंबर हमारे सामने खड़ा होगा तो उसका हाल हम यही करेंगे। ये पूरा कांड होने के अगले दिन सोहायो शहर के एक प्लाजा के अंदर 2 डेड बॉडीज बहुत ही बदतर हालातों में मिली और उनके ऊपर एक नोट भी लगाया गया था। एक चार्ट लगाकर इन दोनों बॉडीज को डंप किया गया था और उस चार्ट पर लिखा था कि शहर का मेयर या फिर CJNG गैंग वाले लोग अपना हिसाब लगा कर रखें, कोई भी अगर हमारे हाथ में चढ़ा तो हम उसका यही हाल करेंगे। स्पेशली उसमें मेंशन किया गया था कि इस शहर का मेयर उनके टारगेट के ऊपर है, जिसके बाद पूरे शहर के अंदर दहशत फैली। ऑब्वियसली दहशत फैली, सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। CJNG गैंग के लोग भी बहुत ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो उनके हाथों में चढ़े तो वो उनका भी यही हाल करेंगे जो कि एलसीडी के साथ हुआ था। तब तक भी मैटर शांत था, इसके बाद भी किसी को पता नहीं चला, सिर्फ सोहायो शहर के अंदर पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। बट इस पूरे कांड के तकरीबन 2 सालों बाद वो वीडियो वहां से वायरल होकर पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुई और उसके बाद से दुनिया वालों को पता लगा कि आखिर एलसीडी के साथ क्या हुआ था। इस पूरी वीडियो की एक बहुत ही छोटी सी क्लिप जहां तक मैं दिखा सकता हूं वो मैं आपको यहां दिखा दूंगा। अगर आपको इसका पूरा लॉन्ग वर्जन देखना है तो मैं अपने मिस्टीरियस दुनिया अनसीन चैनल के अंदर, ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर, जो कि इंस्टाग्राम पर मौजूद है, उसके अंदर मैंने पहले से ही अपलोड कर दी है। सो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि एलसीडी के साथ क्या हुआ था और मैंने आपके सामने क्या डिस्क्राइब किया है। सो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां जाकर देख लें। बट जितना यहाँ पर दिखा सकता हूँ जरा प्लीज वो देख लीजिएगा। Federico Ábalos Sánchez, mi apodo es Siri, trabajo para
Trabajo para el cartel Jalisco Nueva Generación. Me desempeño vendiendo droga y como sicario. Trabajo en compañía del Barzón, de Benja, de la Guayabita y del Rábano. Nos apoya Rodrigo Tejeda, Armando Tejeda y Rodrigo Sánchez, el actual presidente de Zaguayo. Son los que nos apoyan con el gobierno de Zaguayo para que nosotros entremos a hacer nuestras fechorías. 15 जुलाई 2021 को मेक्सिको के टलूका नाम के एक शहर के अंदर एक मां अपनी बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट वहीं के एक लोकल पुलिस स्टेशन में लिखवाने के लिए पहुंची। रोते रोते जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में गई, वहां पर पुलिस वाले पूछने लगे कि हाँ जी मैडम बताइए क्या हुआ है। उस मां ने बताया कि मेरी बेटी 16 साल की मारिया फर्नांडा वो कल से गायब है और आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। आप प्लीज उसको देख लीजिए वो कहाँ पर गई है। सो पुलिस वालों ने मारिया की फोटो उसकी माँ से मांगी। उसकी माँ ने मारिया की फोटो पुलिस वालों को दी और वो फोटो देखते ही पुलिस वालों ने अपने सारे आसपास के पुलिस स्टेशन में मारिया की फोटो भेज दी और कहा कि अगर ये लड़की कहीं भी तुमको दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करना। असल में मेक्सिको के अंदर तकरीबन एक साल में 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे गुमशुदगी की रिपोर्ट्स आती हैं जो कभी सॉल्व ही नहीं हो पाती। लिटरली ये 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो धरती पर आकर एकदम से गायब हो जाते हैं, उनके बारे में कभी कुछ पता नहीं चल पाता। और सबसे ज्यादा दुख की बात यहाँ ये है कि इन गायब होने वाले लोगों के अंदर ज्यादातर लड़कियां या फिर महिलाएं होती हैं। पुलिस वालों ने जब आसपास मारिया के बारे में पता किया तो उनको जस्ट यही पता लगा कि 14 जुलाई के दिन मारिया को एक अनजान आदमी के साथ वहीं आसपास के एरिया के अंदर घूमता हुआ देखा गया था। तो जब पुलिस वालों ने उस अनजान आदमी का स्केच बनवाया तो लिटरली वो सबके लिए अनजान था। मारिया के परिवार वालों को स्केच दिखाया गया, बट मारिया के परिवार में से कोई भी नहीं जानता कि ये आदमी कौन है जिसके साथ मारिया को घूमते हुए देखा गया। हो सकता है उसका कोई दोस्त हो। तो पुलिस वालों ने घर वालों को जस्ट यही कहा कि हो सकता है मारिया उसके साथ भाग गई हो या फिर वो तुमसे दूर जाना चाहती हो, अपनी जिंदगी उसको जीने का अधिकार है। तो अगर हमें उसके बारे में कुछ भी पता लगेगा तो हम आपको जल्दी ही अपडेट कर देंगे। अब यहाँ दिक्कत सिर्फ ये नहीं थी कि मारिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन परिवार वालों को मिले, उसके परिवार वाले साथ में उसके दोस्त सभी बस इस बात को लेकर टेंशन में थे कि मारिया मिल जाएगी, ये तो उनको पता है, लेकिन क्या वो 1 पीस में मिलेगी, क्या वो सिंगल पीस में उनके पास वापस आएगी। सभी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा टेंस्ड हो चुके थे। 5 दिन बीत चुके थे, 20 जुलाई 2021 का दिन आ चुका था और अब तक भी मारिया के बारे में पुलिस वालों को कोई अता पता नहीं लगा, ना ही उसके घर वालों को मारिया के बारे में कुछ पता चला। बट 20 जुलाई 2021 के दिन तलुका शहर के अंदर सभी मोबाइल फोन्स के अंदर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी और ये वीडियो किसी और की नहीं बल्कि मारिया फर्नांडा की ही थी। और जैसे ही ये वीडियो पूरे शहर के अंदर वायरल हुई, ये वीडियो उसके माता पिता के पास भी पहुंची और जैसे उन्होंने इस वीडियो को देखा लिटरली वो फूट कर रोने लगे, क्योंकि ये वीडियो आज तक की लिटरली मेरे आज तक के डाटा की सबसे ज्यादा भयानक एक कार्टेल वीडियो होने वाली थी। बेशक ऐसी ना जाने कितनी वीडियो इंटरनेट के ऊपर पड़ी होंगी या फिर डिलीट भी करवा दी गई होंगी, बट ये वाली उनमें से सबसे ज्यादा स्पेशल थी। आपने बिल्कुल सही सोचा, मारिया को सप्लाई किया गया था एक कार्टेल गैंग के पास कुछ लोगों द्वारा। अभी क्यों किया गया था ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया, लिटरली आज तक क्लियर नहीं है, बट आगे उसके साथ क्या किया गया ये पूरे तरीके से क्लियर था। ये वीडियो पूरे मैक्सिको के अंदर वायरल हो चुकी थी और वहां से निकलकर पूरी दुनिया ने वीडियो का एक्चुअल रूप देखा कि कितना कोई भयानक कर सकता है किसी के साथ, कोई कितना गिर सकता है। इस वीडियो को देखकर आपको समझ आ जाएगा और सभी लोग अब इस बात के लिए 100% श्योर हो चुके थे कि ये वीडियो हो ना हो कार्टेल से ही रिलेटेड है। सो जहां तक मुझे लगता है जिस आदमी के साथ मारिया को घूमते हुए देखा गया था 14 जुलाई के दिन, हो सकता है वो आदमी किसी कार्टेल गैंग के लिए काम करता हो और उसी ने बहला फुसला कर बेचारी इस मारिया फर्नांडा को अपने जाल में फंसाया और इसको सीधा ले जाकर एक कार्टेल गैंग को सप्लाई कर दिया। जिस कार्टेल गैंग को मारिया फर्नांडा सप्लाई की गई थी वो लोग सीधा मारिया फर्नांडा को एक जंगली इलाके में लेकर गए, वहां एक चट्टानी पत्थर के ऊपर ले जाकर मारिया को बैठाया और उसके बाद उससे सवाल जवाब शुरू किए गए। मारिया के भी पीछे से दोनों हाथों को पकड़कर बांधा गया और इसके बाद एक आदमी ने दिन के टाइम पर यह वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करी। अभी अंधेरा नहीं हुआ था, जस्ट उसको सामने चट्टानी पत्थर पर बैठाकर एक आदमी ने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करी और 2 आदमी जिसमें से एक के पास चाकू है और दूसरे के पास एक गन है, वो दोनों आदमी मारिया के आइट साइड में खड़े हैं और मारिया बीच में इस पत्थर के ऊपर बैठी हुई है, उसके हाथ पीछे से बंधे हुए हैं। और इसके बाद इन लोगों ने मारिया से सवाल जवाब शुरू किए और मारिया से पूछा कि बताओ तुम किस गैंग के लिए काम करती हो, जिसके बाद मारिया का जवाब आया कि हाँ वो CJNG गैंग के लिए काम करती है। जी हाँ, वही CJNG गैंग जिसके लिए ये LCD काम कर रहा था पहले। जिसके बाद इस लड़की का नाम पूछा जिसमें सामने से मारिया ने अपना नाम पूरा बताया, मारिया फर्नांडा गार्सिया एल्वारेज। तीसरा सवाल मारिया से पूछा गया कि तुमको यहाँ पर किसने भेजा है, और यहाँ मारिया ने एक बहुत ही यूनिक सा नाम लिया जिसमें उसने कहा कि फर्नांडो मेंडोजा उसने मुझे यहाँ पर भेजा है। बट जैसे ये नाम पुलिस वालों ने सुना उनके दिमाग ठनक गया कि ऐसे नाम का व्यक्ति तो आज तक उनको किसी शहर के अंदर दिखाई नहीं, लिटरली ऐसे नाम का व्यक्ति पूरे देश के अंदर नहीं है जिसका नाम फर्नांडो मेंडोजा हो। तो आखिर मारिया ने नाम क्यों लिया
जिसके बाद मारिया से पूछा गया कि जो तुमने आज तक किया है ये सारा कुछ किसने प्लान किया, जिसपे मारिया ने रिप्लाई किया कि फर्नांडो और फ्रांसिस्को ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे मेरा काम सौंपा था और उनके कहने पर ही मैंने सब कुछ किया। क्या किया ये नहीं पता। इसके बाद कुछ और सवाल पूछने के बाद, जो कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया क्योंकि वो स्पेनिश लैंग्वेज बोल रहे थे और बहुत जल्दी जल्दी और रोबोटिक लैंग्वेज में उन्होंने वो ट्रांसफर किया हुआ था, सो मुझे क्लियरली कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन एंड में उन्होंने पूछा कि आखिर ये जो तुम सब कुछ करती हो इसको आगे तुम कहाँ रिपोर्ट करती हो। जिसके बाद दोबारा से मारिया ने फर्नांडो का नाम लिया और उसके बाद इस पूरे की पूरी वीडियो का, इस 2 मिनट 30 सेकंड लंबी वीडियो का बहुत भयंकर पार्ट शुरू होना था। मारिया को अभी तक भी लग रहा था कि ये लोग उसे छोड़ देंगे और जो जो उसने बताया है वो इसके बातों के ऊपर विश्वास करेंगे और वो उसकी गलती माफ करके उसको यहाँ से जाने देंगे। लेकिन मारिया यहाँ पर बिल्कुल गलत थी। अपने सारे सवाल जवाब खत्म करने के बाद उनमें से एक गैंग मेंबर ने, जिसने अपना पूरा मुंह ढका हुआ था और जिसके पास चाकू था, उसने पीछे से मारिया के बालों को पकड़ा और उसका सिर सीधा नीचे ले जाकर चट्टानी पत्थर के ऊपर मारा। अब बेचारी मारिया ये होते ही बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने भीख मांगनी शुरू कर दी उसकी जान की कि उसे जाने दो, मैंने तुमको सब कुछ बता दिया, अब मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ना ही मैंने आज तक कभी कुछ गलत किया और ना ही आगे मैं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। बट ये जो दो सामने खड़े थे और ये जो तीसरा कैमरामैन था, ये सब कुछ एक बहुत ही प्री प्लान्ड तरीके से कर रहे थे और इनको एक काम पूरा करना भी था। अब वो व्यक्ति जिसके हाथ में वो चाकू था, उसने वो चाकू मारिया की गर्दन के ऊपर घुमाना शुरू कर दिया, इधर उधर उसके कभी ठोड़ी के ऊपर वो नुकीली चोंच लगाता उसकी और उसको बोलने के लिए कहता। अब बेचारी मारिया जिसके हाथ पीछे बंधे हुए वो बार बार भीख मांग रही है कि प्लीज उसे जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है और आगे भी वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी। लेकिन नहीं, इतने में ही इस चाकू वाले आदमी ने दोबारा से उसके बालों को पकड़ा और अपने दोनों घुटने उसकी छाती के ऊपर रख के उसके ऊपर पूरा बैठकर उस चाकू से ही उसके गले को चीरना शुरू कर दिया। अब दिक्कत यहाँ ये थी कि ये जो 3 लोग यहाँ पर मौजूद थे, ये अपने साथ जो चाकू इस्तेमाल कर रहे थे उसके ऊपर बिल्कुल भी धार नहीं थी और इसके पीछे एक बहुत भयंकर कारण था। मैंने आपको पहले बताया जब एलसीरी को मारा गया था तो उसके टाइम पर धारदार चाकू का इस्तेमाल किया गया था ताकि वो इजीली कट जाए। लेकिन नहीं, ये लोग बिना धार वाले चाकू का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि फ्रिक्शन और ज़्यादा हो और मरने वाले को टॉर्चर और ज़्यादा किया जा सके, उसको दर्द और ज़्यादा हो ताकि वो चाकू रगड़ता रहे लेकिन स्किन बहुत धीरे कटे। और यहाँ बिल्कुल मारिया के साथ यही किया गया। वो जो चाकू था वो बार बार उसके गले के ऊपर रगड़ रहा है, बहुत जोर से रगड़ रहा है, लेकिन उसका गला कटा ही नहीं। पूरा जोर लगाने के बाद फाइनली उसने चाकू को खड़ा किया और सीधा मारिया के गले के ऊपर रख के उसको ऊपर से चाकू को ठोकना शुरू कर दिया और इतनी जोर जोर से ठोका कि उसका वो पूरा चाकू मारिया के गले के अंदर घुस चुका था, लगभग आर पार हो चुका था। ये काम करने के बाद उसने चाकू दोबारा से निकाला और अब उस चाकू से दोबारा से मारिया के गले को काटना शुरू कर दिया। अब मारिया की चीखें, जो पहले वो बोल रही थी कि उसे जाने दो, लेकिन नहीं, अब वो चीखें बदलकर गर्गलिंग साउंड में बदल चुकी थी क्योंकि जैसी वो जोर लगा रही थी उसके गले से बहुत सारा खून बाहर फव्वारे की तरह निकल रहा था। खैर, ये सारा काम करने के बाद उसने दोबारा से मारिया के गले को रगड़ना शुरू किया और अब क्योंकि बीच में खड्डा पहले ही बन चुका था, स्किन बीच में से कट चुकी थी, अब उस व्यक्ति ने और जोर से चाकू को मारा। अब धीरे धीरे उसका गला कटना शुरू हो चुका था। पीछे से उसके बाल पकड़े, मारिया अभी भी चिल्ला रही है, अभी भी वो जिंदा है। दोबारा से उसके बाल पकड़कर पूरा गला काटना शुरू किया। अब उसके मुंह से कोई चीख नहीं निकल पा रही लेकिन गर्गलिंग साउंड निकल रही है उसके गले से। और जैसे ही बेचारी मारिया का वो वोकल बॉक्स कटा, वो जो वोकल कॉर्ड्स होती है हमारे यहाँ गले के अंदर, वो वोकल कॉर्ड्स कटी, वो गर्गलिंग साउंड आना भी अब बंद हो चुकी थी। सिर्फ अब खून बाहर निकल रहा था फव्वारे की तरह। इतना होते ही उसने अपना चाकू वापस मारिया के गले से बाहर निकाला। अब उसने मारिया के पेट के ऊपर काफी बार चाकू मारे। ये सारी चीजें वीडियो के अंदर विजिबल हैं, आप देख लेना बाद में जाके। अब चाकू पेट पर मारने के बाद दोबारा से उसने उसके पूरे गले को काटना शुरू किया। आसपास बहुत सारा भयंकर खून फैल चुका था। ये पूरी वीडियो देखकर मैं एक बात तो प्रॉपरली समझ चुका था कि ये जो भी लोग काम कर रहे थे ये बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस से ये नौ सीखे थे। इनको पता ही नहीं था कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन को अंजाम दिया जाता है। जब मारिया के घाव से उसका सारा खून रिस गया, उस टाइम तक मारिया की मौत हो चुकी थी। उसको कोई अंदाजा ही नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है और उसको यहाँ पर इन कार्टेल गैंग मेंबर्स के पास क्यों लाया गया है। ये सारा काम करने के बाद वो तीनों अटैकर्स जिन्होंने सारा काम किया था मारिया के साथ, वो बहुत जोर जोर से गहरी सांसें लेते हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मैराथन भाग कर आए हों और आकर बहुत ज्यादा थक गए हों। और एंड में वीडियो खत्म करने से पहले इन तीनों ने पीस का साइन दिखाया कैमरा के ऊपर। पीस का वो जो साइन होता है वो साइन दिखाया और ऐसा उन्होंने प्रिटेंड किया कि जैसे उनको बहुत ज्यादा सुकून मिला हो ये सारा काम करके, उनको बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा हो ये सारा काम करके। जैसे ये वीडियो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुई, बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जिन्होंने
मारिया को ब्लेम किया कि वो आखिर ऐसे कार्टेल के गैंग के अंदर किस तरीके से फंस गई। कहीं ना कहीं तो उसका भी कोई ना कोई हाथ रहा होगा। और ये जो नाम उसने बोले हैं फर्नांडो और ये फ्रांसिस्को वगैरह, ये नाम आखिर किसके हैं और उस तक ये नाम कैसे पहुंचे। सिर्फ 16 साल की थी मारिया जब उसके साथ ये सब कुछ किया गया। तो 16 साल की लड़की कैसे इतने भयंकर कांड के अंदर फंस सकती है? क्या उसके फैमिली वाले इसके अंदर इन्वॉल्व थे? बहुत सारे लोगों ने उसकी फैमिली के ऊपर भी शक किया। या फिर जहां तक मेरा आइडिया है, मुझे यही लग रहा है कि जो मारिया की संगत थी, जो उसके दोस्त वगैरह थे, वो हो सकता है गलत हों। उन्होंने ही मारिया को इस सब चीज़ों के अंदर फंसाया हो। जिसके साथ वो पहले दिन घूम रही थी, हो सकता है उसने ही मारिया को सीजेएनजी गैंग का बताकर दूसरे गैंग वालों के सामने ट्रांसफर कर दिया हो। पूरे के पूरे शहर के लोग सड़कों के ऊपर आ चुके थे, जगह जगह आगजनी करने लगे, जगह जगह लोगों के ऊपर वॉर करने लगे। जो भी कार्टेल गैंग के मेंबर थे उनको पकड़ पकड़ कर मारने लगे, क्योंकि सभी के अंदर गुस्सा था और गुस्सा बढ़ना जायज भी था, क्योंकि सिर्फ 16 साल की लड़की थी वो और उसके साथ ये सब कुछ भयंकर कांड किया गया। मैक्सिको के अंदर होने वाला है पहला कोई फेमिसाइड नहीं था। ऐसे वहां पर हजारों, मैं कहूं लाखों हर साल होते हैं। 1 लाख से ऊपर तो ज़्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं। अब उनका आंकड़ा भी देखिए जो रिपोर्ट ही नहीं होते कभी, 1 लाख से ऊपर वो भी होंगे। सो लाखों ऐसे फेमिसाइड्स वहां पर होते हैं। उनमें से ही एक बेचारी मरिया थी। ना जाने ऐसी और कितनी हैं जिनकी वीडियोस वहाँ ऐसे सर्कुलेट होती रहती हैं और वो कभी ना कभी दुनिया के आगे पहुंचकर वायरल हो जाती हैं और हम जैसों के सामने आती हैं और आप मुझे कहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए। वहाँ पर ऐसे लाखों हैं। सो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, डिस्ट्रेसिंग है। ये सब चीज़ें हर कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। और मैं भी आपसे कहूँगा कि मैंने मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर बेशक वो वीडियो डाल दी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो वीडियो देखें। इससे भी दर्दनाक बात यह थी कि मारिया की लाश कहीं ऐसे ही रोड पर पड़ी हुई नहीं मिली, बल्कि वहीं पर ज़पोपैन नाम के एक इलाके के अंदर, एक घर के अंदर, फ्रिज के अंदर बंद करके रखी गई थी। ये लोगों के लिए और ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। सबसे पहले आप वो फुटेज देख लीजिए जो मैं आपको इस YouTube चैनल पर दिखा सकता हूं, जहां तक वैलिड है। ऐसे केसेस ना ही कभी सॉल्व हो पाते, ना ही उनके बारे में कभी और डिटेल पता लग पाती, कोर डिटेल्स नहीं मिल पाती। आपको पता है कि मुझे गहराई पसंद है और जब तक गहराई ना मिले तब तक मज़ा ही नहीं आता। खैर, इन केसेस की जितनी गहराई हो सकती थी मैंने उतनी गहराई ढूंढी और वो सब चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। इससे आगे ना तो किसी को पता है, ना ही ये कभी लोग पकड़े जाते जो सब कुछ काम करते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार इतनी ज़्यादा करप्ट है कि इनके ऊपर कोई वो ध्यान ही नहीं देती, इनके ऊपर कोई भी सख्ताई नहीं करती। वहाँ आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, पहले भी ऐसा ही चलता था। वहाँ सरकार से ज़्यादा कार्टल्स की चलती है। खैर, अगर आपको ये दोनों फुटेज देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में चले जाइए। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लीजिएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट रोहन लाइफ को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।